तहमश खान लिखते हैं कि ज़ैन खान ने सभी पुराने कानून और नियमों का उल्लंघन किया है। उसने अपने सैनिकों का वेतन बंद कर दिया था, अपने इलाके के गांवों को बड़ी बेरहमी से लूट रहा था। अपने सैनिकों को वो उनके वेतन का सिर्फ चौथा हिस्सा ही अनाज देता था। उसने पुराने राजाओं के साथ संबंध स्थापित कर लिए थे और दोनों हाथों से धन और संपत्ति इकट्ठा करने में लगा हुआ था। ऐसे क्रूर और पाप कर्म हमेशा अंत में विनाश का ही कारण बनते हैं दोस्तों। ऐसे में उज्जवल भविष्य की आशा रखना मूर्खता के अलावा कुछ नहीं होता। तहमश खान कहते हैं कि मैंने अपने सभी सहयोगियों से कहा कि ज़ैन खान की सेना जल्द ही खत्म हो जाएगी और सरहिंद को बंजर भूमि में बदल दिया जाएगा। तहमशनामा पेज नंबर 113-114 पर इन सब बातों का जिक्र किया गया है। ज़ैन खान को बाहर से भी कोई मदद नहीं मिली। बादशाह अहमद शाह दूर अफगानिस्तान में बैठा हुआ था। बख्शी जहान खान जो अभी अभी खालसा से हारा था, वो जम्मू या कहीं और उसके आसपास अपनी बेइज्जती और घावों का इलाज करवा रहा था। सादत खान मारे डर के जालंधर को ही नहीं छोड़ पा रहा था। वहीं काबुली मुल्क के पास पूरी सेना ही नहीं थी। जो सेना उसके पास थी उसकी लाहौर शहर की सुरक्षा के लिए उसको बेहद ज़रूरत थी। मुर्तज़ा खान वराइच, कासिम खान और तहमश खान ने घृणा और हताशा से उसको छोड़ दिया था। दूसरी तरफ तरना दल और बुड्ढा दल के सभी सरदारों ने अपने जत्थों के दरमियान एकता कायम की हुई थी। सुल्तान उल कौम सरदार जस्सा सिंह जी अहलुवालिया दोनों दलों के नेता और जॉइंट कमांडर थे। बाकी सभी सरदार भी वहां पर मौजूद थे। पटियाला के बाबा आला सिंह भी वहां पहुंच गए थे, जिनकी सेना के कमांडर सरदार हिम्मत सिंह और चैन सिंह थे। 13 जनवरी 1764 को खालसा ने सरहिंद पर हमला बोल दिया। इस वक्त ज़ैन खान रेवेन्यू कलेक्शन के लिए सरहिंद के ईस्ट की तरफ ग्रामीण इलाकों की तरफ गया हुआ था और वहां के गांव को बुरी तरह से लूट रहा था। सरदार अहलुवालिया ने सोचा कि ज़ैन खान को घेरना और उसको सरहिंद शहर से काट देना ही स्ट्रेटेजिकली सही था। उसको सरहिंद के किले तक पहुंचने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ताकि लड़ाई लंबी नहीं खींचे। इस योजना को सभी सरदारों ने स्वीकार किया और इसके तहत बुड्ढा दल ने बस्सी के ईस्ट की तरफ बागानपुर गांव में अपना पड़ाव डाल दिया, जबकि तरना दल ने सरहिंद के साउथ ईस्ट की तरफ मनहेड़ा गांव पर कब्जा कर लिया ताकि ज़ैन खान किसी भी दिशा से सरहिंद तक ना पहुंच सके। रात भर सिंह अपने घोड़ों पर सवार होकर युद्ध के लिए तैयार रहे। दूसरी ओर जब ज़ैन खान को इस घटना का पता चला तो उसकी भी रातों की नींद हराम हो गई। 14 जनवरी 1764 की सर्द सुबह मुंह अंधेरे में ज़ैन खान अपने कुछ चुनिंदा सैनिकों के साथ सरहिंद की तरफ बढ़ा। मनहेड़ा की तरफ से शहर के अंदर चुपके से घुसने की उसकी योजना थी। उसने अपने तोपखानों और दूसरे भारी हथियारों जैसे कि जंबूरा और बड़े नगाड़ों वगैरह को अपनी सेना के पास ही छोड़ दिया था और अपनी सेना से नगाड़ों को जोर जोर से बजाने के लिए कहा ताकि खालसा का ध्यान भटक जाए और इसी दौरान वो शहर के अंदर घुसकर खालसा के खिलाफ लड़ाई के लिए पोजीशन ले सके। लेकिन सरदार जस्सा सिंह अहलुवालिया को अपने अनुभवों के कारण इन सब चालाकियों का पहले से ही अंदाजा था, इसलिए उन्होंने पहले ही अपने जासूसों को चारों तरफ छोड़ दिया था। नगाड़ों की आवाजें सुनकर मंझेल सरदारों ने ज़ैन खान की सेना की तरफ बढ़ना शुरू किया। फिर जब जासूसों ने सरदार अहलुवालिया को पूरी स्थिति की जानकारी दी तो वे सतर्क हो गए। ज़ैन खान ने अपनी सेना की एक टुकड़ी को सिंह रेजिमेंट के साथ लड़ने का हुक्म दिया और खुद सरहिंद शहर की तरफ कूच कर दिया। लेकिन खालसा ने पहले ही उसका रास्ता रोक लिया था और उसके ऊपर गोलियों की बरसात शुरू कर दी। ज़ैन खान को गोली लगी और वो घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। इससे उसकी टुकड़ियों में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया और उसकी तरफ से उसको छोड़ दो की आवाजें आ रही थी। तो सिंघों ने अंदाजा लगाया कि वो जमीन पर गिर चुका है, तो भारी तादाद में उसकी तरफ पहुंचे। सरदार तारा सिंह मारी वाले आगे बढ़े और उन्होंने ज़ैन खान का सर कलम कर दिया। जैसे ही ज़ैन खान मारा गया उसकी फौज में भगदड़ मच गई। इस घटना का जिक्र प्राचीन पंथ प्रकाश पेज नंबर 498, उम्दात तवारीख वॉल्यूम 1 पेज 161 और तज़किरा खानदान फुल्की में किया गया है। ये पूरी घटना 14 जनवरी 1764 की है। पानीपत के मैदान में मराठों के ऊपर जीत की ये तीसरी बरसी थी। अब अगर सही तौर पर देखें तो पूरे 3 साल के बाद सिंघों ने सतलुज के दक्षिण की तरफ के पूरे इलाके में अहमद शाह अब्दाली के शासन को पूरी तरह से खत्म कर दिया था और इसके बाद वो दोबारा यहाँ कभी भी कब्जा नहीं कर पाया। बड़े नरसंहार के 2 साल के अंदर अंदर सिंघों ने सरहिंद की जीत कर अब्दाली से बदला ले लिया था। उस कत्लेआम के दौरान दुर्रानी ने खालसा पर जो तीर चलाए थे उससे सिंघों के दिमाग में इतना गुस्सा पैदा हो गया था कि उन्होंने अब्दाली को चैन की सांस नहीं लेने दी और उसके शासन को खत्म करके ही दम लिया। सरहिंद पर अपनी जीत के लगभग 1.25 साल के बाद सिंघों ने लाहौर पर भी पूरी तरह से कब्जा कर लिया था और इस तरह पंजाब को हमेशा के लिए अब्दाली के शासन से मुक्त करवा दिया गया।
उस वक्त पूरी तरह से बर्बाद सरहिंद शहर की कल्पना वहां के किलों, 2 मंजिला इमारतों, घरों के खंडहरों और मीलों तक बिखरे हुए शहर के मलबे से अच्छी तरह से की जा सकती थी। सरहिंद की बर्बादी इस बात का सबूत थी कि जब अन्याय और अत्याचार के खिलाफ ईश्वर की छड़ी पड़ती है तो बड़े बड़े किले और घनी आबादी वाले शहर राख में तब्दील हो जाया करते हैं और सुंदर बाग बगीचे उजड़ जाया करते हैं। जब शहर को तबाह किया जा रहा था तो किसी ने सरहिंद के विनाश के बारे में श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की उस भविष्यवाणी के बारे में सरदार जस्सा सिंह अहलुवालिया से जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जगह एक दिन ईंट और मलबे का ढेर होगी, यहाँ की जमीन को गधे जोतेंगे। सरदार जस्सा सिंह ने घोषणा की कि वो गुरुजी के वचन का पालन करेंगे। दोस्तों, सरहिंद को उजाड़ने के बाद बड़ी संख्या में गधे वहां पर लाए गए और खालसा सरदारों के द्वारा श्री गुरु महाराज जी की भविष्यवाणी को ध्यान में रखते हुए श्रद्धा के साथ एक धार्मिक परंपरा के तौर पर वहां के खेतों को गधों से जोता गया। इस तरह गुरु गोबिंद सिंह जी की ये भविष्यवाणी कि सरहिंद की ईंटें बिखर जाएंगी पूरी हुई। शहर के बड़े घर और हवेलियां मलबे में तब्दील हो गए और दूसरे मकान ढह गए, क्योंकि वहां रहने वाले निवासी उनको छोड़कर दूसरे स्थानों पर चले गए थे। उस समय एक परंपरा स्थापित हो गई कि सरहिंद से गुजरने वाला हर सिख अपने साथ यहाँ से एक ईंट लेकर जाता था और अगर वो भारत के दूर किसी स्थान पर जाता तो उसे यमुना या सतलुज में फेंक देता था और अगर वो कहीं आसपास जाता था तो उस ईंट को सरहिंद की सीमा पर फेंक दिया जाता था। पुराने सिंह तो शायद आज भी इस परंपरा को निभाते हों, बाकी वक्त के साथ साथ परंपराएं खत्म होती जाती हैं। अगर आपकी जानकारी में ये परंपरा आज भी है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बाद में जब भारत में पहली बार रेलवे का काम शुरू हुआ तो महाराजा पटियाला ने सरहिंद के इस मलबे को 1867 में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे कंपनी को बेच दिया। इस कंपनी के ठेकेदार ने ईंटों को मलबे से अलग किया और उनको रेलवे ट्रैक के ऊपर बिछवा दिया। इस तरह से पुराने सरहिंद शहर की ईंटें कई मीलों तक बिखर गईं और काफ़ी बड़ी संख्या में ये ईंटें सतलुज से भी आगे तक चली गईं।